करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके थे, हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस कर लिया था। आज हमने डिस्कस करना है रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करनी शुरू करते हैं, ओके, रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, रेस्पिरेशन से जब हम पढ़ते आए हैं कि रेस्पिरेशन हम क्या पढ़ते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फॉर्म टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हम ये पढ़ते आए हैं अब तक। मतलब अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अच्छा जी पिछले लेक्चर में डाइजेशन में भी आपने यही बताया था कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वन, और उसको तो आपने डाइजेशन कह दिया। आज यहाँ पे आप कह रहे हो कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वाला है वो रेस्पिरेशन है। तो वो था बेटा आउटर लेवल पे, फिजियोलॉजी में था वो सारा का सारा कि छोटे पार्टिकल्स में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उनको यूज किया जा रहा है। अब बारी है जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनको भी और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो इससे आगे डिवाइड ना हो सके, उस फॉर्म में ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अगर हम बात करते हैं पहले हम बाकियों की रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन बींग्स पे आएंगे। व्हेन वी स्टार्ट डिस्कस, चलो या पहले ही डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेशन क्या, कि रेस्पिरेशन जो है वो दो फेज में होता है। देयर आर 2 phases ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे 2 phases रहेंगी। 2 phases में से भी क्या होगा, 2 phases में से जो सबसे पहली फेज है दैट इज ब्रीदिंग, की सांस लेना, दैट इज फर्स्ट स्टेप। और जो सेकंड स्टेज होती है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कि जो चीज अभी हमने डेफिनेशन जो अभी बोली ना वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बोली है। तो ब्रीदिंग में क्या है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, वो होती है ब्रीदिंग। तो यहीं पे हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। हमेशा हम यही करते हैं ना कि जहां जो वर्ड लिखा है उसको वही डिफाइन करते हुए चलते हैं, ताकि आगे के लिए हम उस वर्ड को ना रखें। कुछ चीजें होती है जो आगे बताने के लिए होती है, वो मैं आपको बोल देती हूँ कि ठीक है मैं आगे बता दूंगी। अब यहाँ ब्रीदिंग जो है वो भी हम वैसे पूरी डिस्कस करेंगे, लेकिन टर्म्स 2 आ गई हैं तो उनको डिफाइन कर लेते हैं। पहले ब्रीदिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिंपल यही होता है ब्रीदिंग। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो किसके बीच में रहा है, बॉडी एंड एनवायरनमेंट, वो हो जाएगा ब्रीदिंग। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, ब्रेकडाउन, सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूं मैं, वो मतलब वर्बल अपनी मैसेज वाली लैंग्वेज जो होती है शॉर्ट फॉर्म वो लिख, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स लिख देती हूँ, फूड particles into simpler form, simple to release energy। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेल लेवल पे होता है, ठीक है। और जो ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी रिलीज की जाएगी ये किस फॉर्म में रिलीज होगी, एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में होती है। तो ये एनर्जी जब रिलीज होती है ये होता है बॉडी का पैसा। बॉडी इसी एनर्जी को यूज करके सारे काम कर रही है। तो यही जो एनर्जी है, जब कोई हम खाना खा रहे हैं उसको और छोटे फॉर्म में तोड़ के क्यों यूज करें, क्योंकि हमें उससे एनर्जी रिलीज करनी है ताकि और भी बाकी सारे प्रोसेसेस किए जा सके, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म किया जा सके। अब नेक्स्ट वर्ड आ गया, देखो मेटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म क्या रहेगा, देखिए मेटाबॉलिज्म होता है कि जो बॉडी के अंदर सिंपल सब्सटेंसेस हैं हमारे, उनका यूटिलाइजेशन किसी काम के लिए, वह बॉडी में यूज के लिए उनको जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के ना 2 प्रोसेस होते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म को भी आप फर्दर 2 प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैम एक वर्ड बता रही है और उसमें हर बात में इससे भी 2 बातें हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ सिर्फ 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि पहली जो हो सकती है दैट इज कैटाबॉलिज्म, और दूसरी जो बात है दैट इज एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, देखिए कैटा मतलब काट दिया, ठीक है, ये याद रख लो, कैटा से काटना। तो जहां पे भी कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का हो रहा है ब्रेक डाउन,
तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल्स बनाने के लिए कैटाबॉलिज्म। और जहां पे चीजें हो रही हैं ज्वाइन, जहां पे आ रही है ज्वाइन, या फिर क्या हो रहा है सिंथेसिस, सिंथेसिस के अलावा और क्या वर्ड हो सकता है इसका, या फिर फॉर्मेशन कह सकते हैं। जहां किसी सब्सटेंसेस का दो या दो चीजों के मिलाने से आगे फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। अगर हम बात करें अब रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में हो रहा है ब्रेकडाउन, सो दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, यहां पे हो रहा है कैटाबॉलिज्म। अब हम बात करते हैं जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनकी बात कर लेते हैं, फिर हम ह्यूमन बींग्स पे चलते हैं। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी फिशेस पे। ठीक है, फिशेस का हमें पता है, फिशेस के पास क्या होते हैं, फिशेस ब्रीद करती हैं गिल्स से। ठीक है, उनके पास गिल्स होते हैं कि पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है और वो उस ऑक्सीजन जब उनके गिल्स के ऊपर से जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसकी बॉडी में फर्दर एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से जो मछली है वो सांस लेती है। दूसरा हम बात करते हैं फ्रॉग की, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, फिर इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स जो है वो स्पाइरिकल्स से करते हैं। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी पे ना छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे के सारे होल्स फिर ट्रैकिया से अटैच होते हैं। तो इनके पास कैसा है, ट्रैकियोलर सिस्टम होता है, ट्रैकियोलर सिस्टम होता है, लेकिन इनके पास लंग्स नहीं होते। ठीक है ना, लंग्स होते ना गिल्स होते, इनके पास सिर्फ पाइप्स होती है जो कि बॉडी में ऑक्सीजन को रिलीज कर देती हैं और वे उसकी सेल्स जो है उसको यूज कर लेती हैं। उसके बाद फिर आता है हमारे पास फ्रॉग्स। फ्रॉग्स का हमें पता है कि जब अर्ली स्टेज होती है, जब फ्रॉग जो है वो टेडपोल की फॉर्म में है, मतलब फ्रॉग जब छोटा बच्चा है टेडपोल की फॉर्म में है। टेडपोल की हम बात करेंगे तो टेडपोल के पास होते हैं बेटा गिल्स, टेडपोल के पास भी गिल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फ्रॉग हो जाता है बड़ा, मतलब फ्रॉग हो चुका है अब बड़ा, फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, फ्रॉग के पास होते हैं लंग्स। लेकिन लंग्स बने हुए हैं पृथ्वी पर सांस लेने के लिए, धरती के ऊपर सतह पे सांस लेने के लिए, अर्थ के क्रस्ट पे। तो ऐसे में क्या है, मेंढक तो पानी में भी रहता है, तो मेंढक जब पानी में जाएगा तो वो कैसे ब्रीद करेगा, इसलिए मेंढक जब जा रहा है पानी में, इन वाटर, पानी में जब जा रहा है तो पानी में इसके पास सांस लेने के लिए है इसकी स्किन। और जब भी होती है स्किन से रेस्पिरेशन, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मतलब स्किन वाली जो रेस्पिरेशन होती है उसे हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास बर्ड्स। तो बर्ड्स भी क्या करते हैं, लंग्स से रेस्पिरेशन कर, देखो हवा में आ चुके हैं हम यहाँ बाहर हवा में आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब सारा सब कुछ लंग्स का चलेगा। अब जो बर्ड्स होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एयर सैक्स, कि उनके जो एयर सैक होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, प्लस उनकी जो बोन्स होती है उनके वो भी थोड़ी पोरस होती है, जिसकी वजह से कि बर्ड्स जो है वो लाइट रह सके, तो वो उड़ने में उनको हेल्प करती है। उसके बाद बारी आती है ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग में जो ब्रीदिंग का जो ऑप्शन है वो कौन सा होता है, लंग्स। हमारे पास कौन से होते हैं, लंग्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ ऑर्गेनिजम्स के नॉर्मल जो है कि क्या क्या उनके ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलिए जी, अब उसके बाद अब हम आते हैं ह्यूमन बींग्स पे आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग को। चलिए जी, ब्रीदिंग जो है सांस लेना और सांस छोड़ना, बस दो ही काम है ब्रीदिंग में, सांस ली सांस छोड़ दी। सो और किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो इट इज एक्सटर्नल प्रोसेस है, टोटली एक्सटर्नल है, बाहरी प्रोसेस है, कोई सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हमने डिस्कस नहीं किया, तो एक्सटर्नल प्रोसेस है। ये एक्सटर्नल प्रोसेस होने के साथ साथ अब क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है तो देखो सांस ली है और सांस छोड़ी है, और ये फिजिकल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया है। दूसरा यहां हम लिखेंगे कि ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। और तीसरा मैंने क्या बोला था कि हम इसमें सिर्फ सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन, यानी कि सांस को अंदर लेना, इनहेलेशन मतलब ब्रीदिंग इन एंड एक्सहेलेशन, दो प्रोसेस यूज हो रहे हैं, एक्सहेलेशन। अब आपने सांस ली है और सांस छोड़ दी है, इस चीज में कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई है, उल्टा
आपने सांस लेने के लिए अपनी बॉडी की एनर्जी लगाई है और बॉडी से सांस जब गई है तो एनर्जी थोड़ी सी यूज हुई है। बेसिकली हुआ यहाँ पे क्या है, एनर्जी यहाँ पे यूज हुई है इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग। तो एनर्जी यहाँ पे क्या है, एनर्जी इज यूज्ड, थोड़ी सी एनर्जी आपने यूज की है। ये हो गया है आपका प्रोसेस ब्रीदिंग का। चलिए जी, अब ब्रीदिंग को हम आगे फिजियोलॉजी में पूरा डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरह से होती है। देखो ब्रीदिंग के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है, मैं यहीं से समझा देती हूँ ये चीजें। ठीक है, अब ब्रीदिंग के टाइम पे क्या होता है, देखो ब्रीदिंग जो होती है उसका जो मेन प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, दैट इज बाय डिफ्यूजन। कि हम जो है सांस जो हम ले रहे हैं उसका जो प्रोसेस है जिसपे वो डिपेंड कर रहा है वो है बेटा डिफ्यूजन का। अब आप सोचेंगे अच्छा डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ट्रांसफर ऑफ अ सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है बेटा कि ज्यादा वाली जगह से कम वाली, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉरी, मतलब ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे जाना इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब किस तरह से होगा, देखो ये मैं आपको डिफ्यूजन समझा देती हूँ किस तरह से होता है। कि यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ये बीच में एक जगह बना, एक सब्सटेंस है, यहाँ ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो यहां से जब ये अपनी कम वाली जगह पे जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। कि ज्यादा वाली जगह से जब कोई सब्सटेंस कम वाली जगह पे चला जाता है तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब बारी आएगी कि बॉडी के अंदर जो है ये गैसेस एक्सचेंज होता कैसे है। ये चीजें बहुत आराम से समझने वाली है, ये आपकी बुकिश लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं समझा रही हूँ, यहां मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि किस तरह से होता है। देखो अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या रहेगा। देखिए सबसे पहली बात, अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं है, हमने सांस नहीं लिया हुआ। जब हम सांस अंदर खींच रहे हैं तो ये जो हवा है ये हमारी बॉडी के अंदर जा कैसे रही है, दो चीजें होती है, एक एयर प्रेशर और एक ग्रेडियंट। तो देखो जब प्रेशर जो है जहां ज्यादा होगा वहां से कम वाली जगह पे शिफ्ट होने की ट्राई करेगी चीज, तो बाहर का प्रेशर जो है उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली एक तो हवा ज्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह पे जाएगी। एक तो हो गया ये चीज प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा होता है जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, या पहले मैं लंग्स का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन कर देती हूं ताकि अंदर का फिर आपको पता चल जाए। अब क्या होता है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है। अब देखो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस हम किस तरह से ले रहे हैं, हम लेते हैं सांस अपनी नोज से। तो नोज से जब हम सांस ले रहे हैं तो नोज के जो ये होल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स लीड्स इनटू नेजल चेम्बर्स की जो ये लाइन गई हुई है ये वाली, दिस इज नेजल चेम्बर। इस नेजल चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल हेयर्स होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, दे हेल्प टू ट्रैप द डस्ट। कि बेटा डस्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं ताकि एयर जो है वो छन के या साफ होके अंदर जाए। उसके बाद फिर ये एयर घूम के आती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स होता है आपके जस्ट गले अंदर, यहाँ पे पीछे की तरफ पोर्शन गले का, जहां पे कि आपका माउथ और गला, नाक, कान, गला जहां कॉमन कनेक्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है आपका ये, जहां से आप बोलने में हेल्प करते हैं। यू कैन टच योर, यहाँ पे अपनी फिंगर से टच करेंगे और आपको अपने आप से आपका लैरिंग्स जो है वो मूव करता हुआ फील होगा। बॉयज में तो वो अलग से जो दिखा हुआ हड्डी सी निकली हुई दिखती है ना गले में, जो थोड़े से पतले लड़के होते हैं उनमें बहुत क्लियर दिखती है, तो वो क्या होता है, दैट इज लैरिंग्स। वो आपका वॉइस बॉक्स होता है, तो वो ये है लैरिंग्स होता है। अब लैरिंग्स के बाद अब क्या होता है, लैरिंग्स से जस्ट ऊपर जो आपका ये पोर्शन होता है ना, यहाँ पे फेरिंग्स के जस्ट बाद यहाँ पे आपकी जो
ये आ रही है आपकी ट्रैकिया, जो विंड पाइप होती है उसको कहते हैं ट्रैकिया, जो कि मैंने आपको भी डायग्राम में नहीं दिखाई, चलो फिर दिखा देती हूँ। ये जो पूरी पाइप आ रही है लैरिंक्स के इधर से, ये होती है, इसको हम कहा जाता है ट्रैकिया। जैसे फूड पाइप को हमने कहा था ईसोफेगस, उसी तरह से विंड पाइप को हम क्या कहेंगे, ट्रैकिया कहेंगे। अब क्या होता है, ये जो ट्रैकिया होती है इसके चारों तरफ कार्टिलेज की रिंग लगी हुई होती है। बेटा ये बोन की रिंग नहीं होती जो आप फील कर सकते हो ना, जैसे कट से आती हुई होती है थोड़ी सी, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। और ये पूरी गोल नहीं होती, सी शेप्ड होती है। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है जिनको हम ट्रैकियोलर रिंग्स कहते हैं। अब ये सी शेप क्यों होती है ये भी मैं बता दूंगी आपको, अभी के लिए इतना सुन लो कि ये क्या होती है, सी शेप की रिंग्स होती है। और ये ट्रैकिया फर्दर डिवाइड कर जाती है थोरैकिक नंबर वर्टिब्रे नंबर 5 पे, वर्टिब्रे नंबर 5 पे जाके ये दो इसमें डिवाइड करती है, दो बाइफरकेट कर जाती है, दो इसमें अपनी। और इन जिनमें ये दो डिवाइड कर रही है इनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, सॉरी, जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई जब लंग्स में चली जाती हैं तो ये फर्दर पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं ट्यूब्स में, और फिर जाके बाहर आउटर साइड पे उनके क्या होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। देयर आर, तो एल्वियोलाई जो है इनका काम क्या होता है, एल्वियोलाई बेटा चारों तरफ से सराउंडेड होती है ब्लड वेसल से, जो कि गैसेस एक्सचेंज का काम करती है, CO2 और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये तो था ब्रीदिंग के लिए स्ट्रक्चर्स तो ये सारे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ है, यहाँ जाके होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब लंग्स के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, कि लंग्स को जो लेयर कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब उसके बाद हमारे लंग्स के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे रिब्स, जो ये हड्डियों का ढांचा होता है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिब्स के बीच की जो मसल्स होती हैं दे आर इंटरकोस्टल मसल्स, कि जो रिब्स होती हैं इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स देखिए अब किस तरह से, मैं आपको बनाकर दिखा रही हूं ये चीज। तो ये किस तरह से होगा, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम रहेगा, और स्टर्नम के बाद ये आ रही है रिब्स इस तरह से। तो इन रिब्स के बीच में जो ये मसल्स होती हैं यहाँ पे, इधर यहाँ वाली जो ये मसल्स हैं ये, इनको हम कहेंगे इंटरकोस्टल मसल्स। अंदर की तरफ वाली रहेंगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और उसी तरह यहाँ बाहर की तरफ जो रहेंगी उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स क्या है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच करती हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो जब हम सांस लेते हैं, जैसे ही हवा अंदर जाती है, ये जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये स्ट्रेच करती हैं। जैसे ही ये स्ट्रेच करेंगे, रिब्स जो है अपने आप से ऊपर की तरफ आएंगे, द रिब्स विल मूव अपवर्ड, जिसकी वजह से जो कैविटी है, लंग्स की कैविटी है, वो इंक्रीज होगी। प्लस साथ में क्या होता है, यहाँ पे ये नीचे जो ग्रीन कलर का प्रेजेंट है, दिस इज डायफ्राम, ये होता है डायफ्राम। अब जो ये डायफ्राम है ये क्या करेगा, देखो जैसे ही सांस अंदर लिया है, सांस लेते ही क्या होगा, जो डायफ्राम होता है, सांस अंदर खींचने के साथ साथ डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा, यानी कि फ्लैट होगा डायफ्राम। फ्लैटन होने के साथ ये रिलैक्स कंडीशन में इस तरह से डोम शेप्ड है। जब ये फ्लैट होगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ पुश होगा, और जब ये नीचे की तरफ पुश होगा तो लंग्स को थोड़ी और फूलने की जगह मिलेगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब इनहेल किया है तो क्या हो जाएगा, लंग्स की कैविटी इंक्रीज हो रही है। तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं कि जब इनहेलेशन हुआ है उस टाइम पे इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो रही हैं, और जो डायफ्राम है वो भी फ्लैटन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिससे क्या है, चेस्ट की कैविटी इंक्रीज होती है। उसी तरह से जब हवा बाहर जाएगी, एक्सहेलेशन होगा, तो डायफ्राम वापस से रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, और इंटरकोस्टल मसल्स भी वापस से रिलैक्स हो जाएंगी। ऐसे में क्या होगा, द रिब्स दे मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ आती है, इसी वजह से चेस्ट जो है वो इनवर्ड मूवमेंट करती है, और डायफ्राम जो है वो वापस से डोम शेप हो जाएगा। ये होता है प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में।
अब उसके बाद था एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह से होगा। देखिए मूवमेंट ऑफ, हमने रिब्स और ये चीज डिस्कस कर ली। हमारे पास एक पॉइंट अभी रहता है कि वो सी शेप्ड क्यों होती है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। अब बारी थी हमारी डिफ्यूजन डिस्कस करना था हमने, कि डिफ्यूजन भी डिस्कस करना है और एल्वियोलाई का सिस्टम किस तरह से होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या होता है, ये एल्वियोलाई है, इसके अंदर हमने ली है सांस, ठीक है। जब हमने सांस ली, देखो तो बाहर की एनवायरनमेंट में कितने परसेंट CO2 था, कितने परसेंट ऑक्सीजन था, वो आपको ऑलरेडी पता है। बाहर की हवा में होता है बेटा 71% नाइट्रोजन होता है, और ये कितना 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है, 0.03% 0.03% CO2 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने सांस ली अंदर ऑक्सीजन आया हमारे पास, ऑक्सीजन है इस हवा में कितना है 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जब ये 21% ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है और अंदर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसकी कंपैरेटिवली कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, इसके पास से जो ब्लड वेसल जा रहा है यहां से, उसके पास ऑक्सीजन है कम, और यहाँ CO2 कितना है 0.03% CO2 है यहाँ पे। तो आप मुझे ऑटोमेटिकली सोचकर बताओ कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ 21% ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ होगा, ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे। तो इसलिए क्या होगा, यहां से O2 मूव कर जाएगा ब्लड वेसल में, यहां पे जो CO2 है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो यहां क्या होगा, ऐसे में जो CO2 है वो मूव कर जाएगा एल्वियोलाई में, ये होता है डिफ्यूजन से। तो अब क्या हुआ, ब्लड के अंदर आ गया ऑक्सीजन, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया और लंग्स के पास क्या चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेके बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। अब बच गया कि इस ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन का क्या होगा। अब बारी आती है सेलुलर रेस्पिरेशन की। देखो अब अभी गैसेस एक्सचेंज चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन थोड़ा सा है, वो इक्वेशंस है वो मैं बताऊंगी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन पे हम शुरू हो चुके हैं, क्या हो रहा है देखो सेलुलर लेवल पे। अब यहाँ क्या होगा कि ये सेल है, ठीक है। सेल ने क्या था, कुछ भी काम करके यहाँ रिलीज कर रखा है CO2, ठीक है। सेल के पास CO2 बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन बेचारी के पास है नहीं। इसके पास से गया ब्लड, ठीक है, यहां से ब्लड जा रहा है, जिसके पास था ऑक्सीजन ले लिया था ब्लड ने, आपको याद हो, तो यहाँ पे इसके पास है ऑक्सीजन 21% की कंसेंट्रेशन वाला। अब क्या करेगा, इसके पास ये इससे ऑक्सीजन ले लेगा और बदले में इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, हाँ या नहीं। इस तरह से अब क्या हुआ, इसके पास ऑक्सीजन आ गया, ये अपने काम करेगी और CO2 जो था वो ब्लड में डाल दिया। ब्लड जाएगा कहाँ, वापस वही, ब्लड गया लंग्स के पास, CO2 बाहर निकाल दिया, फिर से ऑक्सीजन ले लिया। तो ये ऑक्सीजन CO2 की लोडिंग अनलोडिंग चलती रहती है ये चीज। अब बारी आ गई थी हमारी, यहाँ पे हम आ चुके थे कि सेल ने ले लिया है ऑक्सीजन। अब सेल क्या करेगी, देखो हमने डाइजेशन किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, एसिमिलेशन होके इसके पास आ गया फूड, फूड में होता है ग्लूकोज। अब एसिमिलेशन जब हुआ था तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन भी ले लिया प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या रहेगा, C6H12O6। तो यहां मैं यही चीज लिख रही हूं इसको रब करके, ठीक है। चलो जी फिर से लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहां आ गया। इसके प्रेजेंस में हुआ क्या, ब्रेकडाउन हो गया 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36ATP, एनर्जी बन गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन को यूज कर लिया, CO2 हम बाहर निकाल देंगे और वाटर या तो हमारी बॉडी में कुछ यूज हो जाएगा या पसीने की फॉर्म में आउट हो जाएगा, और बदले में हमें क्या मिल गई है 36 ATP। तो ये होती है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो कि चल रहा होता है। अब आप ये सोच रहे हो, अच्छा मैम ये तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने तो पढ़ा है कि एनारोबिक भी होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, एनारोबिक वो तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, और एरोबिक वो रहेगा जो उसकी प्रेजेंस में हो। अब
इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में ना दोनों टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है। अब वो किस तरह से होगा, देखो यहाँ बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं हम इस टॉपिक को। क्या रहेगा, देखिए कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में भी प्लांट बॉडी में भी, सब में सेम प्रोसेस होता है ये। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर आता है क्रैब साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर बनती है एनर्जी। ये होता है प्रोसेस, ठीक है, मतलब यहां तक प्रोसेस है, एनर्जी को छोड़ दो, यहां तक ईटीसी तक रखो कि इतने प्रोसेस में काम होता है सारा। ग्लाइकोलिसिस जो होता है दैट इज एनाएरोबिक, और इसमें होती है सिर्फ 2 ATP रिलीज, ओनली 2 ATP रिलीज होती है। और जब हम बात करें क्रैब साइकिल और ETC की, तो ये होता है बेटा एरोबिक, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए और यहाँ पे रिलीज होती है टोटल अमाउंट ऑफ 36 ATP। तो देखा जाए तो एक एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, टोटल एक सेट में 38 ATP रिलीज हो जाती है। तो ये तो हो जाएगा ATP का। उसके अलावा क्या होता है, जैसे ईस्ट की सेल हो जाती है, वो क्या करती है, ईस्ट की सेल एनएरोबिकली ही रिस्पायर करेगी। तो वो क्या करेगी, एनएरोबिकली जब वो ईस्ट की सेल रिस्पायर कर रही है, तो ईस्ट की सेल क्या करती है, यूज करेगी ग्लूकोज को, C6H12O6 को उसने यूज कर लिया, लेकिन बेचारी के पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन। तो वो क्या करती है, वो बनाती है इथाइल एल्कोहल C2H5OH, प्लस में वो बनाती है CO2, प्लस में रिलीज करती है 2 ATP। तो एनर्जी जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनती है कम। तो ये हो जाएगा, जो इथाइल एल्कोहल है या इथेनॉल है वो तो एल्कोहल बनाने में काम आ जाएगा। CO2 देखो, आपने ब्रेड का सुना है ना, ब्रेड में देखे हैं पोर्स होते हैं, तो वो क्या करती है, ईस्ट से बनती है। जब वो CO2 एकदम से निकलती है ना, तो वो उस डो में पोर्स बना देती है, छेद करके निकल जाती है, इसी वजह से वो फ्लफी होता है, वो CO2 की वजह से होता है। तो ये हो गया ईस्ट में। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी एक और होता है, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कह रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्मेंटेशन। उसी तरह से अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, सेल्स में जो मसल सेल्स होती है बेटा, उनमें भी क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जब बहुत ज्यादा मसल्स पे स्ट्रेस कर लिया जाए कि औकात से ज्यादा एक्सरसाइज कर ली जाए या कोई भी काम कर लिया जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है, मसल्स को ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और उस कमी में मसल्स जो है वो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन शुरू कर देती हैं। और वहां पे क्या होता है बेटा, ग्लूकोज का जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कि क्या होता है, ब्रेकडाउन ना होने की वजह से बनता है लैक्टिक एसिड, प्लस में क्या बन जाएगा, CO2 भी बनेगा, कम अमाउंट में CO2 रिलीज हो रहा है, प्लस 2 ATP ही बन रहे हैं यहां भी। तो ऐसे में क्या रहेगी, मसल पेन होने लग जाता है। जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है, इस लैक्टिक एसिड की वजह से जिन मसल्स से बहुत ज्यादा जाती करी गई है, जिनके साथ बहुत ज्यादा काम लिया गया है, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा, वहां बन गया है लैक्टिक एसिड, और उन मसल्स में लैक्टिक एसिड पेन करवाता है, और इस पेन की वजह से कुछ दिन रेस्ट करना पड़ता है। और जब तक लैक्टिक एसिड पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो जाता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या करता है, तब तक हाथों में या पैरों में जो भी मसल्स है उनमें दर्द रहता है। तो कई बार जब बहुत ज्यादा रनिंग करने की वजह से या बहुत ज्यादा चलने की वजह से जो पैर दर्द हो जाते हैं, वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। तो ये हो गया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमारे पास टॉपिक एक बचता था कि वो था, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर बाद, कि वो सी शेप्ड रिंग क्यों होती है, कि जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं वो सी शेप होने की भी एक वजह है। अब वो वजह क्या होती है, देखो इसके जस्ट नीचे जो है ना, इसके जो हमारी ट्रैकिया है, अभी ट्रैकिया का हमारा डिस्कस करना रहता है। ट्रैकिया की मुझे 2-3 चीजें बतानी है। ट्रैकिया, चलो जी ये ट्रैकिया बना देती हूँ पहले। तो ये ट्रैकिया है, यहां से ये ट्रैकियल रिंग है सी शेप, ठीक है। और इसके ऊपर लगा हुआ है ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके दूसरी तरफ जस्ट पीछे प्रेजेंट है हमारी एक और पाइप जिसका नाम है ईसोफेगस, और इसके ऊपर इस तरह का कोई फ्लैप नहीं है। अब क्या हो जाएगा, जो ये ब्लू कलर का फ्लैप मैंने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस,
सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, ये रहेगा एपिग्लॉटिस। और जो ये ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। उसी तरह मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में ईसोफेगस वाले में कि इस ओपनिंग को क्या कह रहे थे हम, गलट कह रहे थे, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होता है, पहली बात तो ये कि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है फूड इसमें एंटर कर जाए। इसी चीज को रोकने के लिए बॉडी ने बनाया है एक फ्लैप जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, कि जब भी आप खाना खा रहे हैं उस टाइम पे जैसे ही आप फूड को स्वालो करते हैं, आप खाना खाते हैं, तो क्या हो जाएगा, फूड जो है, ये जो एपिग्लॉटिस है ये बंद हो जाएगा। और उससे बंद होने की वजह से क्या होगा, फूड विंड पाइप के अंदर फूड नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है मतलब प्रोटेक्शन के लिए होती है ये। सो ये चीज एज्यूमेबल है कि आप चीज नोट डाउन भी करके देखना कि जब भी आप खाने का निवाला एकदम से इन करते हो उस टाइम पे आप एक साथ ब्रीद नहीं कर पाते, आप स्वेलो करना और ब्रीद करना दोनों एक साथ नहीं कर पाते, रुक जाता है उस टाइम पे। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एपिग्लॉटिस। दूसरा बच गया कि जो गलेट की ओपनिंग के बारे में बात कर रहे थे हम, ईसोफेगस में क्या होता है कि सी शेप होता है, बिल्कुल पास पास में होते हैं ये। तो इसकी जो मूवमेंट होती है वो क्या है, फूड जैसे ही अंदर गया है तो क्या है, इसकी मूवमेंट पेरिस्टाल्सिस इस तरह से होनी शुरू हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस। अब आप ये सोचिए अगर ये बिल्कुल पीछे से भी बिल्कुल हार्ड रहती, पूरी राउंड होती, तो क्या होता कि ईसोफेगस को जो है वो पेरिस्टाल्सिस करने के लिए जगह नहीं मिल पाती, पेरिस्टाल्सिस करने पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से जस्ट जो आधा पोर्शन, थोड़ा सा जो पोर्शन बचता है, सी शेप्ड होती है ये रिंग, वहां पेरिस्टाल्सिस की इजीनेस के लिए करी गई है। तो ये हो गया हमारा कि ये सी शेप्ड क्यों होती है। सो रेस्पिरेशन हम अपना पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि किस किस तरह से होता है, ब्रीदिंग डिस्कस कर लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्कस कर लिया कि किस तरह से होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आपके डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और ऑलरेडी आपको जो है इंस्टाग्राम अकाउंट बताया हुआ है मीनाक्षी 3008, आप वहां अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और अब बच गए हैं इस चैप्टर से हमारे दो टॉपिक्स, दैट इज सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, वो हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बारी बारी से। थैंक यू सो मच।